सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टी शेख स्टोरीज़, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं आप लोगों के साथ बीती हुई क्रीपी हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज़ को। अगर आप लोग भी मेरे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल में जाके आप मुझे मेल कर सकते हो। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप हैं जो नए नए जगह पे एक्सप्लोर करना, नए नए जगह घूमना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उन सभी में से किसी की ये डिज़ायर नहीं होगी कि वो एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ जाने के बाद उनकी मौत हो जाए या फिर वो वहाँ से वापस ना लौट पाए। तो आज की जो ये वीडियो है वो है एक सीरीज़ की पहली वीडियो, जिस सीरीज़ का नाम है टॉप 10 हॉरर प्लेसेस इन इंडिया। और वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे हॉरर प्लेसेस हैं जिनको इस कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर डाला जा सकता है, बट उन सभी में कुछ न कुछ झूठ या कुछ न कुछ अफवाह मौजूद थी। बट जो आज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा उसकी कहानी और उसकी सच्चाई को, जो कि है इंडिया का नंबर 1 हॉरर प्लेस। तो इसमें ना कोई झूठ और ना कोई अफवाह। इससे बहुत से लोगों ने यहाँ के जो एनर्जी है और यहाँ की जो भूत है या फिर जो भी कुछ भी कह सकते हैं आत्मा, उनको उन्होंने अपने आंखों से देखा है। और इसकी अप्रूवल भी है और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे, इन सभी के आर्टिकल्स में इस प्लेस के बारे में प्रॉपर एक एविडेंस के साथ आर्टिकल आ चुकी है। सो ये है हमारे इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो और इंडिया की जो नंबर 1 मोस्ट हॉरर प्लेस है वो है द F2 बिल्डिंग इन चेन्नई। और इस प्लेस की जो मिस्ट्री और सच्चाई है वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली, और बहुत से लोगों के साथ यहाँ बहुत बुरा हो चुका है। और इस प्लेस को जो भी एक्सप्लोर करने गए आज तक वो कभी चिंता नहीं लौटे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और आप लोगों को बताते हैं इस प्लेस की रहस्य के बारे में। लेट्स गो। Chennai, Tamil Nadu, the southernmost state of India, the 10th largest Indian state by area and the 6th largest by population. एरिया और पॉपुलेशन में बड़ी होने के साथ साथ यहाँ सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस प्लेसेस हैं। और इंडिया की नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस द F2 बिल्डिंग भी तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में लोकेटेड है। चेन्नई के लोकल लोगों का कहना है कि इस घर में कोई भी पूरी रात या फिर सुबह 5 बजे तक रह जाता है तो उस घर से सिर्फ उसकी लाश निकलती है। आज तक बहुत से लोग इस घर में गए और सिर्फ उनकी लाश बाहर आई। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि पहली बार यहाँ की आत्माओं को किसने देखा, बट एक ऐसी इंसिडेंट हुई इस घर में जिसके गवाह 2 लोग खुद हैं, और जिसके साथ ये इंसिडेंट हुई उसने खुद अपने मुंह से ये सारी चीज़ें बताई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। समर्थ और यूसुफ दोनों कॉलेज टाइम से ही दोस्त थे और दोनों बेंगलुरु के एक ही ऑफिस में साथ काम किया करते थे। समर्थ और यूसुफ का एक और कॉलेज फ्रेंड था, निखिल, जो चेन्नई में रहता और वहीं काम किया करता था। समर्थ अपने फैमिली में अकेला वर्किंग मैन था। समर्थ के पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, माँ हाउसवाइफ और छोटी बहन 10th स्टैंडर्ड में थी। घर का अकेला वर्किंग मैन होने के कारण पूरे घर की खर्च समर्थ को ही हैंडल करनी पड़ती थी। ऊपर से समर्थ की सैलरी भी बहुत कम थी और उसके पापा के पेंशन के पैसे उसके पापा के इलाज और दवाइयों में ही खर्च हो जाती थी। इन सब चीज़ों की वजह से समर्थ बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता था। घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए ओवर टाइम भी किया करता था। लंबे समय से ओवर वर्क और मिनिमम रेस्ट के कारण समर्थ डिप्रेस्ड रहने लगा था। यूसुफ समर्थ को इस तरह देखकर बार बार पूछा करता, समर्थ तू ठीक तो है?
अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता, मुझसे शेयर कर, मैं कुछ तेरी हेल्प कर सकता हूँ। पर समर्थ अपने आप को ठीक बताकर यूसुफ की बात को टाल दिया करता था। लेकिन यूसुफ को समझ आ रहा था कि कुछ तो बात है, तो यूसुफ निखिल को सारी बातें बताता है। फिर निखिल समर्थ को चेन्नई में उसके पास मंदिर दर्शन के लिए और घूमने के लिए आने को कन्विंस करता है। समर्थ भी सोचता है वीकेंड पे 2 दिनों के लिए वो चेन्नई चला जाएगा निखिल के पास, और दर्शन भी कर लेगा और निखिल के साथ घूमकर और मिलकर थोड़ा माइंड रिफ्रेश भी कर लेगा। तो समर्थ और यूसुफ फ्राइडे इवनिंग को चेन्नई के लिए निकल जाते हैं। दोनों को निखिल से बहुत दिनों के बाद मिलने की बहुत खुशी और एक्साइटमेंट रहती है। लगभग 2 बजे के करीब समर्थ और यूसुफ चेन्नई पहुंच जाते हैं। निखिल इन दोनों को बस स्टैंड से पिक करके अपने फ्लैट के लिए ले जाता है। फिर तीनों डिनर करके और सुबह के 6 बजे के करीब तक बात करते हैं और सो जाते हैं। सैटरडे को दोपहर 3 बजे के करीब तीनों प्लान करते हैं मंदिर दर्शन के लिए जाने का। निखिल, समर्थ और यूसुफ तीनों घर से निकल जाते हैं मंदिर के लिए और रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए वो मंदिर पहुंचते हैं। तीनों दर्शन करके घूमने के लिए निकल जाते हैं और वहां से घूम फिर के खा पी के डिनर विनर करके रेस्टोरेंट वगैरह से, और तकरीबन 12 बजे के करीब तक तीनों निखिल के फ्लैट पे वापस आ जाते हैं। तीनों फिर कुछ देर बातें करते हैं और फिर तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। निखिल और यूसुफ ये दोनों अपने कमरे में बहुत आराम से सो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत थक चुके होते हैं पूरे दिन दर्शन करने के बाद और घूमने के बाद। लेकिन समर्थ, उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत बार करवटें बदलता है और कोशिश करता है कि वो सो जाए, लेकिन उसे नींद नहीं आती रहती है। तो वो फ़ोन यूज़ करने लगता है। फ़ोन यूज़ करते करते तो वो सोचता है कि बाहर हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, तो क्यों ना बाहर चला जाए। समर्थ अपने फ़ोन को पॉकेट में रख के और वॉक करने रोड पे निकल जाता है। रात के करीब 3 बज रहे होते हैं। समर्थ वॉक करते करते एक सुनसान रोड पे चला जाता है। उस रोड पर दूर दूर तक ना कोई घर, ना कोई दुकान और ना ही कोई एक भी परिंदा या फिर इंसान दिख रहा होता है। पूरी रोड अंधेरी, सुनसान और खाली। समर्थ को बस उस रोड पे एक साइन बोर्ड दिख रही होती है, जिस साइन बोर्ड पे लिखा होता है वाल्मीकि नगर। समर्थ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और इस एक्सपेक्टेशन में बढ़ता है कि आगे उसे कोई इंसान दिख जाए या फिर कोई दुकान जिनसे वो निखिल के फ्लैट का एड्रेस पूछ सके। लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और आगे बस वो चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद समर्थ अपने फ़ोन को निकालता है निखिल को कॉल करने के लिए, लेकिन अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन ग्लिच करती है और फ़ोन ऑफ हो जाता है। वहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि वाल्मीकि नगर में F2 बिल्डिंग के पास पहुँचते ही फ़ोन्स की स्क्रीन ग्लिच करने लगती है और ऑफ हो जाती है। समर्थ के साथ भी वही हुआ। समर्थ रास्ता ढूंढते ढूंढते एक घर के पास पहुंचता है। इतनी सुनसान जगह पर एक ही घर ऐसी होती है जिसके अंदर से रोशनी आ रही होती है, मतलब एक लाइट बल्ब जलने की रोशनी आ रही होती है। समर्थ को लगता है उस घर में कोई है और उनसे ये हेल्प मांगकर फ़ोन चार्ज करके निखिल को कॉल करके बुला लेगा। तो समर्थ उस घर के अंदर गया। गेट खोलते ही समर्थ देखता है एक लड़की हॉल में एक सोफे पे बैठी हुई है। लड़की को घर में देख समर्थ कहता है, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मेरी फ़ोन भी ऑफ हो चुकी है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बस मुझे चार्जर चाहिए। थोड़ी देर में चार्ज करके मैं अपने दोस्त को बुला लूँगा और फिर चला जाऊँगा। प्लीज़ हेल्प मी। समर्थ की बात सुनते ही वो लड़की कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ और वो सामने चार्जर है और तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। समर्थ फ़ोन चार्ज में लगाता है और सोफे पर बैठकर बहुत देर तक ट्राई करने लगता है फ़ोन ऑन करने की। बहुत कोशिश के बाद भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा होता है। फिर अचानक से सोफे पे बैठी हुई वो लड़की समर्थ से पूछती है, तुम कहाँ से हो? तो समर्थ कहता है, वैसे तो मैं बेंगलुरु से हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे आया था, उसके साथ चेन्नई दर्शन करने और घूमने। फिर समर्थ उस लड़की से पूछता है, क्या तुम इस घर में अकेले रहती हो? तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स नहीं है क्या यहाँ? तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं रहता? दिख नहीं रहा कोई? तो लड़की कहती है, नहीं, इस घर में मैं अकेले ही हूँ और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सारे दूसरे शहर रहते हैं। मैं यहाँ रहकर अकेले पढ़ाई करती हूँ। उस लड़की से बात करते करते समर्थ की आँख लग जाती है और वो सोफे पे ही सो जाता है। अचानक से 1 घंटे के बाद
समर्थ की फ़ोन रिंग करती है और समर्थ की नींद खुलती है तो देखता है कि उसके फ़ोन पे निखिल का कॉल आ रहा होता है। समर्थ कॉल रिसीव करता है और निखिल को सारी बातें बताता है। फिर निखिल को लाइव लोकेशन भेजता है। लोकेशन देखते ही निखिल समर्थ को कॉल करके बोलता है, वहाँ से जल्दी निकलो वहाँ से। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से समर्थ निखिल की बातों को सुन नहीं पाता है। समर्थ निखिल से बात कर ही रहा होता है, तभी समर्थ को उस घर के फर्स्ट फ्लोर से एक लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। समर्थ धीरे धीरे करके सीढ़ियों पर चढ़ता है और फर्स्ट फ्लोर पे जाकर देखता है तो वहाँ वही लड़की जो नीचे सोफे पे बैठी होती है, रूम के खिड़की की तरफ रूम के अंदर देखते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। समर्थ उसे देख चौंक जाता है और समर्थ रूम में देखता है तो उसे दिखता है एक लड़की फैन से फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। समर्थ ये देखते ही दौड़ कर लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की के पैरों को अपने दोनों हाथों से हक कर ऊपर की तरफ पुश करता है ताकि उस लड़की की जान बच जाए। ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए और उस लड़की को कहता है कि जल्दी से और इसकी जान बचाओ। समर्थ जब उस लड़की की फेस पे देखता है, उस लड़की को देखते ही वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जो पंखे से लटकी होती है वो वही लड़की होती है जो रूम के बाहर लाश को देखकर हंस रही होती है। ये देखकर समर्थ वहाँ से दौड़कर भागने लगता है और इसी बीच सुबह के 5:30 बज चुके होते हैं। समर्थ दौड़कर गेट के पास पहुँचता है और बहुत कोशिश करता है गेट खोलने की, पर गेट लॉक हो चुका होता है। बहुत कोशिशों के बाद भी गेट नहीं खुल रही होती है। उतने में ही वो लड़की हंसते हुए समर्थ की तरफ आने लगती है। तभी निखिल और यूसुफ लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और बहुत कोशिश के बाद गेट खोलते हैं और निखिल और यूसुफ भी उस लड़की को देखते हैं। निखिल और यूसुफ समर्थ को वहाँ से जल्दी से निकालता है और गाड़ी में बैठाकर तेजी से अपने घर की तरफ भाग जाता है। फिर समर्थ सारी बातें निखिल और यूसुफ को बताता है, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के बाद समर्थ की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद समर्थ की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। आज तक जितने भी लोग उस घर के अंदर सुबह 5 बजे के बाद तक रुका, वो कभी जिंदा बचकर बाहर नहीं आ सका, और जो बच के भी आ जाते हैं उनकी कुछ दिनों में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। आखिर ये घर इतनी हॉन्टेड और इतनी खतरनाक बनी कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं बताऊंगा आप, कि इस घर के हॉन्टेड होने की और इस घर के इतनी खतरनाक होने की कहानी क्या है। ये कहानी है 2007 की। इस घर में एक फैमिली रहा करती थी जो कि बहुत रिच और बहुत हैप्पी फैमिली थी। उसी फैमिली में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था अनुष्का। अनुष्का को पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी, मतलब हद से ज़्यादा प्यार करती थी और सबकी दुलारी थी वो। और अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड था। अनुष्का अपने बॉयफ्रेंड से हर रात में मिला करती थी। एक दिन अनुष्का के पापा को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया, लेकिन अनुष्का इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो उसके पापा ने सोचा कि क्यों ना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए अनुष्का की शादी लगा दे और शादी कहीं कर दे, तो उससे इसकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी और जब उसका वो बॉयफ्रेंड नहीं है तो शादी के बाद ये अच्छे से खुशहाल भी रह लेगी। तो उसके पापा ने अनुष्का की शादी किसी और से तय कर दी। अनुष्का शादी से 3 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि हम लोग आज रात को यहाँ से भाग जाएंगे। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है हाँ ठीक है, चलो मैं आ जाऊँगा और हम लोग फिर यहाँ से भाग लेंगे और फिर हम लोग जाके साथ शादी कर लेंगे। अनुष्का अपने बॉयफ्रेंड का देर रात तक इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का कोई पता नहीं होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल पे कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कॉल कट पे कट कर रहा होता है और ना अनुष्का से बात कर रहा होता है और ना अनुष्का को लेने आता है। रात के 8 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक अनुष्का उसका इंतजार करती है और 5 बजे उसका इंतजार खत्म होता है और वो अपने आप को फांसी लगा लेती है। तभी से ये कहा जाता है अनुष्का की आत्मा उस घर में इंतजार करती है किसी एक ऐसे इंसान का जो 5 बजे तक रुक जाए और 5 बजे के बाद अनुष्का की आत्मा उस इंसान को मार देती है। तो यही थी कहानी इस हॉन्टेड हाउस की। I hope you love the video. If you love it, then like the video and subscribe the channel and share with your friends जो कि बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करने की बहुत जगह को घूमना पसंद करते हैं और बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।